जी बेटा, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, आपको कल भी मैंने बात कर ली थी कि हमारा जो चैप्टर है उसका मेन कंसर्न बेसिकली वो जो हमने बात की थी कि रिगार्डिंग पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, कि एक्चुअली जो आती है, वेरिएशन आती है, एक्चुअली जो एवोल्यूशन जो कॉज होती है वो असल में पॉपुलेशन की वजह से होती है। ये कल हमारी बात हो चुकी है बहुत ही मुख्तसरन। और इस हवाले से थोड़ी सी जो मैंने आपसे गुफ्तगू की थी वो ये था, मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉपुलेशन है इसके अंदर असल में किसी एक, वो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो असल में किसी उस पूरी पॉपुलेशन में किसी एक कैरेक्टर को फेवर कर देती है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। अब देखिए यहाँ पर जो है वो जो पर्टिकुलर फिनोटाइप है, उस हवाले से समझने की बात यह है कि पॉपुलेशन में क्या सब में वो वाली पर्टिकुलर फिनोटाइप नहीं होगी। देखिए बात यहां पर आ जाती है कि एक है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन विच इन विच इन विच देर इज स्लाइट वेरिएशन, स्लाइट वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ बीक फॉर एग्जाम्पल, या मैं आपके बुक की एग्जाम्पल ही लेकर चल रहा हूं। जो बीक का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही स्लाइट सी वेरिएशन आ रही है। अब अगर बीक के स्ट्रक्चर में स्लाइट सी वेरिएशन आ रही है और एक तरह की बीक जो है वो किसी एक जमाने में क्या हो जाती है, किसी एक जमाने में उस एक पर्टिकुलर बीक का रोल जो है वो थोड़ा सा कमजोर होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हालात कुछ ऐसा पलटा खाएं कि वो जो पर्टिकुलर बीक है वो ज्यादा फेवरेबल हो जाए, और जो दूसरे उसी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो बीक है, वो जो बर्ड्स हैं उनकी बीक फेवरेबल ना रहे। आप लोगों को याद होगा पिछले दिनों जब हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि कुछ पर्टिकुलर किस्म के बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनकी बीक जो है वो जो फ्रूट कोर होता है, फ्रूट का कोर होता है, उसके साथ साथ जो सीड्स होते हैं उनको ही जो है वो बर्ड्स खा सकते हैं। उनकी बीक इतनी नहीं होती कि वो डीप इनसाइड से सीड निकाल के उन सीड्स को जो है वो अपना खाना बनाए। जबकि दूसरी तरफ से एक और स्पीशीज है, वो क्या करती है, वो छिलके के साथ साथ के सीड्स के बजाय वो अंदर वाले सीड्स को प्रेफर करती है, यानी वो सीड्स जो छिलके से बहुत दूर हैं और फ्रूट के सेंटर में है। अब यहां पर वो ऑर्गेनिज्म, वो वाले बर्ड्स जो अंदर के सीड्स को प्रेफर करते हैं, वो या वो वाले बर्ड्स जो फ्रूट कोर के साथ मौजूद सीड को प्रेफर करते हैं, उन दोनों के लिहाज से अगर इन्वायरमेंट जो है वो किसी एक तरफ करवट ले लेता है, फॉर एग्जांपल हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि सिर्फ वो वाला प्लांट सरवाइव करता है जिसके सीड सिर्फ अंदर हैं, छिलके से बहुत दूर है, तो कौन से बर्ड को प्रेफर किया जाएगा, या कौन सा बर्ड अपने आप को फिटेस्ट कंसिडर करेगा? वो वाला बर्ड जो ऐसा सीड खा सकता है जो फ्रूट के सेंटर में मौजूद है। अब यही सूरत हाल जो है वो पॉपुलेशन में होती है। पॉपुलेशन के अंदर स्लाइट वेरिएशंस जो हैं, अगर उनको फेवर कर दिया जाता है तो एक खास तरह का कैरेक्टर जो है वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। कल की बात मैं आपको दोबारा याद दिलाऊंगा कि इसमें एक्चुअली किस पर असर पड़ता है। एक्चुअली असर पड़ता है पॉपुलेशन के अंदर उस चीज के ऊपर जिसको आप कहते हैं, सॉरी, जिसको आप नाम देते हैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी। एलीलिक फ्रीक्वेंसी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी का बहुत ज्यादा इसमें रोल होता है। ठीक है, समटाइम्स, एक और मैं अब आपको एक चीज बता दूं, समटाइम्स अ रिसेसिव वन इज सिलेक्टेड। अगर हालात चेंज होने की वजह से एक रिसेसिव वन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से सिलेक्ट होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो डोमिनेंट वन है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा, और वो जो डोमिनेंट वन की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वो डेफिनेटली, जब रिसेसिव वन को फेवर किया जाएगा तो डोमिनेंट वन की फ्रीक्वेंसी एकदम डाउन होगी, और वो जो डोमिनेंट वन की फ्रीक्वेंसी डाउन होगी उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हमने कहा था डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो डिलीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये वो बात है जो असल में पॉपुलेशन की जेनेटिक्स को या पॉपुलेशन की एवोल्यूशन को डिस्कस करने के हवाले से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर वो चीज होगी जिसकी वजह से जो एवोल्यूशन है वो आगे प्रोसीड होना शुरू होगी, वरना अगर ऐसा ना हो तो एवोल्यूशन नहीं होगी। यानी याद रखिए हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम क्या कहता था, हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम ये कहता था कि ये जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है ये चेंज होगी तो एवोल्यूशन होगी, वरना एवोल्यूशन नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, फैक्टर्स दैट ऑल्टर द एलिलिक फ्रीक्वेंसी। आप लोग वैसे बहुत से फैक्टर्स और भी जानते हैं, लेकिन जो मेन 3 तरह के फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं बेटा नंबर 1 सिलेक्शन। नंबर 1 पे हमेशा सिलेक्शन है, और सिलेक्शन वो फैक्टर है जो यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, ये कभी चेंज नहीं होता, सिलेक्शन वो फैक्टर है। दूसरे नंबर पे कौन सी चीज है जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर करेगी, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट है जिसमें किसी एक खास तरह के एलील्स का लॉक हो जाते हैं पॉपुलेशन में, ये इंशाल्लाह डिटेल आएगी। और तीसरी चीज जो है वो जीन फ्लो है, जीन फ्लो है। याद रखिए अगर आप इन दो को अवॉइड करना भी चाहें तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो हर वक्त की पॉपुलेशन का बायस है, हर वक्त की पॉपुलेशन का जो है वो, इसके नतीजे में हर वक्त की पॉपुलेशन पॉसिबल है, पॉपुलेशन कह रहा हूँ, इस सिलेक्शन के नतीजे में हर वक्त की एवोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। यानी सिलेक्शन हर वक्त एक्ट कर रही होती है और किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई ऐसा जो होता है फैक्टर आ जाता है उस पॉपुलेशन के अंदर कि वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या वो एक पर्टिकुलर जो जीन होता है या वो एक पर्टिकुलर अलील जो होता है वो सेलेक्ट हो जाता है, वो एक पर्टिकुलर एलील जो है वो वर्किंग शुरू कर देता है, या वो एक पर्टिकुलर एलील जो है उसको नेचर की तरफ से सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो जो सिलेक्शन है वो कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती, सिलेक्शन हर वक्त का मौजूद रहने वाला एक फैक्टर होता है जो कि ऑर्गेनिजम्स में या पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक मेकअप को जो है वो चेंज कर सकता है। यहाँ पर अब मैं एक हवाले से जो है वो और बात करना चाहूंगा कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, या यूं कह लीजिए कि सबसे पहले तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी की ऑल्ट्रेशन को आप छोड़ दें, पहले तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसमें क्या एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑल्टर होने के अलावा भी कोई चांस है कि कोई कैरेक्टर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा भी नतीजा हो सकता है कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर आ जाए जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से ना हो, लेकिन उसकी रीजन कुछ और हो, तो वो जो है वो अभी मैं आपको उन फैक्टर्स के हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन करता हूं। यहाँ पर ये पता नहीं बुक क्यों नहीं ओपन हो रही, ये बुक ओपन होती है तो मैं आपको बताता हूँ। आप एक क्वेश्चन है तो बताइए। सर जो आपने बात की कि ऐसे भी फैक्टर है जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब नहीं करते लेकिन उनमें चेंज आता है, लेकिन वो जो भी फैक्टर्स है एंड पे तो वो एलिलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो कुछ चेंज आएगा ना। जी जी मैं भी वो डिस्कस करता हूँ। अल्टीमेटली बात आ वही जाती है, आनी वहीं पे है बात, एलिलिक फ्रीक्वेंसी पे ही बात आनी है। आज कुछ जो है वो मेरा जो कंप्यूटर है ना वो कुछ कुचल कूद कर रहा है काफी ज्यादा ना, समझ नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। खैर ऑल्टरनेट वेज तो है। पता चैप्टर नंबर कौन सा था, किसी को याद है चैप्टर नंबर कौन सा है? चलिए लिखा हुआ ठीक है। अब यहाँ देखिए कि वो एक तो वो ये बात कर रहा है कि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन, हाँ जेनेटिक वेरिएशन मेक एवोल्यूशन पॉसिबल है, तो वो यहाँ बात कर रहा है जेनेटिक वेरिएशन कैसे आती है। यानी बात अल्टीमेटली ये बात ठीक है कि अल्टीमेटली बात वहीं आ जानी है कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो ऑल्टर होती है, लेकिन उस ऑल्टर होने के पीछे जो मैकेनिज्म है वो हम जो है वो अब यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
एक बात तो तय है, जो लामार्क से भी बहुत बड़ी गलती हुई थी और जो डार्विन भी नहीं बता सकता था अपने जमाने में, बिकॉज डार्विन वाज वर्किंग बिफोर मेंडल। तो ये चीज जो जो है वो डार्विन भी नहीं बता सकता था कि क्या क्या फैक्टर है, व्हाट फैक्टर कॉजेज द वेरिएशन, ये जो है वो डार्विन भी नहीं बता सकता था, क्योंकि ये नहीं पता लगाया जा सकता कि कौन सी वो चीज है जो वेरिएशन ला रही है ऑर्गेनिजम्स में। इसी वजह से इसको नियो डार्विनिज्म कहते हैं। मैंने पता नहीं आप लोगों से पिछले दिनों डिस्कस किया कि नहीं, कि असल में न्यू डार्विनिज्म क्या है। न्यू डार्विनिज्म है पॉपुलेशन जेनेटिक्स का पॉपुलेशन जेनेटिक्स का एवोल्यूशन के साथ या नेचुरल सिलेक्शन के साथ मिला देना। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो असल में जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन असल में किसको फेवर कर रही होती है, सिलेक्शन एक्ट कर रही होती है फिनोटाइप पर। सिलेक्शन एक्ट्स ऑन फिनोटाइप, ठीक है, ये बात ठीक है कि सिलेक्शन फिनोटाइप पे एक्ट करती है, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। अगर आप डायरेक्टली की बात करेंगे तो डायरेक्टली सिलेक्शन एक्ट कर रही है फिनोटाइप पे, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली की बात करेंगे तो वो फिनोटाइप किस वजह से है, वो फिनोटाइप असल में जीनोटाइप की वजह से है। तो इसका मतलब है कि जो वेरिएशन की वजह है वो असल में जेनेटिक वेरिएशन है। तो अब यहां पर उन फैक्टर्स में असल वो फैक्टर जो कि वेरिएशन ला रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, वो फैक्टर जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन का बायस बन रहे हैं, उसमें और कोई चीज नहीं है। उसमें तमाम वो फैक्टर किस चीज पर फोकस्ड हैं, जीन्स पर। अगर जीन्स कॉमन रहते हैं, अगर जीन्स वहीं के वहीं रहते हैं, जीन्स में चेंज नहीं आता, एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, एवोल्यूशन नहीं होगी। क्योंकि जैसे मैंने भी आपको कहा कि नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली फिनोटाइप पे एक्ट करती है, लेकिन सारी फिनोटाइप डिजाइन किसने करनी है, जीनोटाइप ने, यानी जीन्स ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब चाहे चाहे यहां पर जेनेटिक वेरिएशन हो और जेनेटिक वेरिएशन के नतीजे में म्यूटेशन आए, फॉर एग्जाम्पल यूजफुल म्यूटेशन आ जाए, या फिर साइलेंट म्यूटेशन आ जाए, या फिर लीथल म्यूटेशन आ जाए, तीनों केसेस में अल्टीमेटली क्या होता है, इन तीनों केसेस में जो असल चीज होती है, जो सिलेक्शन का फोकस होती है, वो होती फिनोटाइप ही है। लेकिन उसके पीछे ये तीनों किस चीज की टाइप्स हैं, तीनों टाइप्स हैं म्यूटेशन की। और म्यूटेशन किस में होती है, म्यूटेशन हमेशा जीन में होती है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि जो म्यूटेशन है, सॉरी जो जीन्स हैं, बेसिकली वेरिएशन का जरिया वही है और कोई दूसरा तीसरा जरिया नहीं है जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आ सकती है। हाँ, जीन्स में वेरिएशन कैसे आती है, यानी अब आप इसको यहां पर कह सकते हैं कि वेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अब ये बेसिकली आपने देखना है कि कौन कौन से वो जराए हैं जिसके जरिए जो है वो जेनेटिक वेरिएशन आ सकती है। इसमें एक ही आपने ऑलरेडी बात कर ली, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन के हवाले से कहते ये हैं कि यूकैरियोट्स में, खास तौर पे जो हायर यूकैरियोट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, इनमें म्यूटेशंस बहुत ही कम आती हैं, और इनमें म्यूटेशंस आती भी हैं तो रिपेयर हो जाती हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि म्यूटेशन आती है लेकिन वो रिपेयर करने की भी नौबत नहीं आती, क्योंकि वो म्यूटेशन साइलेंट होती है। और बहुत दफा ऐसा होता है कि म्यूटेशन इंट्रॉन में आती है, एक्सॉन में नहीं आती। लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर हम जो है वो वाली साइलेंट वो करें, स्प्लाइसिंग करें, क्या था वो, सिलेक्टिव स्प्लाइसिंग था या वो डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग था, वो पता नहीं क्या फ्रेज था। वो जो स्प्लाइसिंग है अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंट्रॉन्स चेंज हो, एक जीन के इंट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं। एक टाइम पे एक इंट्रॉन यूज हो रहा है तो अगले टाइम पे कोई और इंट्रॉन के तौर पे यूज हो रहा होगा। लेकिन अल्टीमेटली बात क्या है कि अगर तो म्यूटेशन ऐसी है जो कि करंटली हमारी फेवर में नहीं है, ये बात भी जहन में रखने की है म्यूटेशन के हवाले से, कि म्यूटेशन में बहुत दफा ऐसे होता है कि हमें ये लगता है कि म्यूटेशन आर ऑलवेज लीथल। बेटा याद रखिए, सम टाइम ऐसे होता है कि एक म्यूटेशन आई है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है या एक पर्टिकुलर बर्ड जो है उसके लिए हालात मुश्किल हो गए हैं, उसकी बीक में कोई म्यूटेशन आई है या उसके अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन आ गई है कि कोई उसके लिए जो पर्टिकुलर हालात हैं वो क्या हो गए हैं, वो बड़े डिफिकल्ट हो गए हैं। लेकिन हमेशा ये मतलब नहीं होता कि वो जो एक पर्टिकुलर म्यूटेशन है उसमें जो वो आने वाले हालात के मुताबिक भी अपने आप को नहीं ढाल सकेगी। हो सकता है कि आने वाले हालात बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए फेवरेबल हो जाएं, अनफेवर हो जाएं,
अनफेवरेबल, और वो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें म्यूटेशन आई है जो वक्ती तौर पर लग रहा है कि अनफेवरेबल है, हो सकता है आने वाले हालात उसकी फेवर में हो जाए। तो ये जो कलेक्टिव एक बहुत बड़ा पैनोरामिक व्यू है एवोल्यूशन का, इसमें कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते कि फलां चीज फेवरेबल है फलां चीज अनफेवरेबल है। जो एवोल्यूशन है वो किसी भी टाइम, नेचुरल सिलेक्शन किसी भी टाइम पर किसी भी कैरेक्टर को फेवर कर सकती है, और पॉपुलेशन में अगर वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर फेवर हो जाता है तो बाकी तमाम सिलेक्शंस भी उसकी तरफ मुड़ जाती है। फॉर एग्जांपल सेक्सुअल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन में करंट हालात के जो है वो पसे मंजर में, अगर एक पर्सन अपनी रिप्रोडक्टिव एज को पहुंच रहा है सिर्फ अपनी एक म्यूटेशन की वजह से, तो इसका मतलब है वो फिटेस्ट है। अपनी एक पर्टिकुलर म्यूटेशन की वजह से हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म में कोई एक ऐसी म्यूटेशन आए जिससे उसके अंदर डिहाइड्रेशन टॉलरेट करने की पावर आ जाए। अब वो डिहाइड्रेशन टॉलरेट करने की पावर पहले उसके अंदर किसी भी लिहाज से वो अनफेवरेबल थी, फॉर एग्जांपल किसी भी लिहाज से वो अनफेवरेबल थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो एक ऐसी म्यूटेशन आ गई कि अब आगे आगे जैसे जैसे पानी कम हुआ उस वो ज्यादा टॉलरेट करता गया, उसकी जो नस्ल थी उसके अंदर वो जीन आगे जाता गया, और नेचर ने जब उस एक पर्टिकुलर जीन को सिलेक्ट कर लिया तो बाकी तरफ से जो सेक्सुअल सिलेक्शन है वो भी उसी की फेवर में हो गई, क्योंकि जो उस वक्त का सिलेक्शन प्रेशर था उसमें वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा सरवाइव करने के काबिल था, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म अब सरवाइव कर रहा है और नेचर उसको प्रेफर कर रही है। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोई एक म्यूटेशन किसी टाइम पर अनफेवरेबल है तो बदलते बदलते टाइम में वो फेवरेबल नहीं होगी। जैसे एक बड़ी मिसाल, छोटी क्लासेस की मिसाल दे रहा हूं। कोट कलर है, एक कोट का कलर है, ठीक है, अब वो स्किन कलर हो सकता है। जैसे एक मॉथ है, वो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए उसका एक कलर है जो क्या हो जाता है कि दरख्तों की वजह से वो कैमोफ्लाज कर जाता है। उसी की एक स्पीशीज है, सिबलिंग स्पीशीज कह लीजिए, उसी की एक स्पीशीज है जो अपने उस एक कोट कलर स्किन कलर की वजह से ट्रीज के अगेंस्ट कैमोफ्लाज नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से प्रेडेटर आराम से उनको ढूंढ लेते हैं, और इस वक्त सिलेक्शन प्रेशर उनके ऊपर भारी पड़ रहा है जो कैमोफ्लाज नहीं कर पा रहे। यकदम हालात तब्दील होते हैं और उस जगह पर कोई और प्लांट स्पीशी डोमिनेट कर जाती है। अब एक प्लांट स्पीशी डोमिनेट करती है, दूसरी प्लांट स्पीशी है तो सही लेकिन कम हो गई है, और जो प्लांट स्पीशी अब डोमिनेट कर रही है उस वो कैमोफ्लाज करवा रही है किसको, स्पीशीज बी को, मॉथ की स्पीशीज बी को। अब स्पीशीज ए जो पहले बहुत कामयाबी से सरवाइव कर रही थी, अब उसका जो है वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सो दिस इज हाउ द नेचुरल सिलेक्शन वर्क्स, एंड दिस इज हाउ द जीन्स और एंड जेनेटिक म्यूटेशन वर्क्स। जेनेटिक वेरिएशन में कोई भी वेरिएशन किसी भी टाइम पर फेवर हो जाएगी तो वो जो है वो सरवाइव कर जाएगा, वो जो स्पीशीज है पर्टिकुलर उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर जैसे इन्होंने म्यूटेशन की बात की हुई है, म्यूटेशन में वो बता रहे हैं कि एक जीन होता है अल्कोहल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, उसके बारे में बताया हुआ है कि सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां पर म्यूटेशन आए तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वरना म्यूटेशन इसके इंट्रॉन में आ जाएं तो उस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहां वो कहता है द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जीन्स हैज 4 एक्सॉन्स सेपरेटेड बाय इंट्रॉन, द एक्सॉन्स इंक्लूड कोडिंग रीजन्स, ठीक है, ओनली वन सब्स्टिट्यूशन हैज अ फिनोटाइपिक इफेक्ट। इनमें से सिर्फ और सिर्फ जो डार्क ब्लू में आने वाली सब्स्टिट्यूशन है ना, सिर्फ उनमें जो है वो इफेक्ट करेगी प्रोटीन की स्ट्रक्चर को। अब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है वो बेसिकली क्या है, वो एंजाइम है। तो जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है उनमें भी इंट्रॉन्स में बेशक सब्स्टिट्यूशंस आती रहें, एक्सॉन्स में ना आए। अगर एक्सॉन्स में आ रही है तो वो भी मैंने आपको क्या कहा कि वो भी जरूरी नहीं है कि वो लीथल हो। फॉर एग्जांपल कि ऐसी वेरिएशन आए कि वो अमाइनो एसिड ना चेंज कर सके, ऐसी वेरिएशन आए कि जो आए ही इंट्रॉन में। अब ऐसी सूरत में म्यूटेशन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत दफा ऐसे जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है जो अगर, या यूं कह लीजिए कि बहुत से ऐसे जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है जो डिजीज कॉजिंग जीन्स होते हैं, और वो जीन्स जो हैं वो अगर डोमिनेंट होंगे, हो गए होते तो वो पूरी पूरी पॉपुलेशन को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं।
एवोल्यूशन की म्यूटेशन के नतीजे में वो जो एक जीन है वो क्या हो गया है, वो रिसेसिव हो गया है और अब वो साइलेंट पड़ा है। आपको कल परसों मैंने सूडो जीन्स या वेस्टिजियल जीन्स के बारे में बताया था। बहुत से ऐसे जीन्स हमें ऑफ हैं जो एंसेस्ट्रल जीन्स हैं और वो बड़ी डेडली डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, लेकिन उनमें इतनी रिपीटेड म्यूटेशंस आ चुकी हैं कि अब वो साइलेंट पड़े हैं, अब वो डिजीज कॉज नहीं कर रहे। तो इन तमाम बातों को अगर आप मिलाते हैं तो आपको पता लगता है कि जेनेटिक वेरिएशन कई तरह से हो सकती है, कई एंगल से आ सकती है समटाइम। और फिर एक और बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन कौन सी काउंट करती है? उनमें वो वाली जेनेटिक वेरिएशन काउंट करती है जो गैमीट्स में आएगी। अगर गैमीट्स में जो म्यूटेशन नहीं आ रही बल्कि सोमैटिक सेल में आ रही है तो वो भी आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, चाहे वो जितनी मर्जी फेवरेबल म्यूटेशन हो। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली जब तक जेनेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता तब तक म्यूटेशन का फायदा नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उस एक पर्टिकुलर म्यूटेशन का फायदा उस एक पर्सन को जरूर हो जो जिसके अंदर सोमैटिक सेल में म्यूटेशन आ गई। ठीक है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा जरूरी है, हो सकता है कि उस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उस म्यूटेशन का फायदा हो जाए। ठीक है, जैसे अब यहां पर हम देखते हैं एक और चीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलील्स। अब ये भी बड़ा फायदेमंद चीज है वैसे ना। एक बात अगर आप यहां पर गौर करें ना तो ये भी एक लिहाज से जो है वो फायदेमंद है, और वो क्या है? वो ये है कि जो न्यू एलील्स हैं उनमें उनके हवाले से किसी भी एक, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था उसका, सॉरी, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि, और आप लोगों को ये बात भी पता है कि आमतौर पर एलील कैसे बनते हैं। एलील के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एलील बनते ही म्यूटेशन की वजह से हैं, या एलील बनते ही किसी एक लोकस पर, अब एक लोकस से यहां पर क्या मुराद है? सिंगल लोकस की आप बात करते हैं तो सिंगल लोकस से मुराद असल में होता ही है, अगर ये एक क्रोमोसोम है और ये उसका होमोलॉग है, ये दोनों होमोलॉग्स हैं, तो इनमें अगर एक जो है वो ए यहां मौजूद है और दूसरा ए यहां मौजूद है तो इन दोनों को सिंगल लोकस काउंट किया जाएगा, इनको सिंगल या सेम लोकस काउंट किया जाएगा। लिहाजा अगर मैं सिंगल लोकस की बात कर रहा हूं तो सिंगल लोकस से मुराद मेरी ये दोनों है। ठीक है, तो अब सुनिए जरा गौर से, अगर सिंगल लोकस पे म्यूटेशन आ जाती है तो वो वजह होती है नए एलील्स बनने की। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अर्सा पहले मैंने आपको कहा था कि जो ब्लड ग्रुप के एलील्स हैं उनमें पैदर पे म्यूटेशन आई है जिसकी वजह से कोडोमिनेंस पॉसिबल हुई है ब्लड ग्रुप में। अब ये बात वैसे समझ नहीं आती, लेकिन यहां अब आपको ये बात समझ आएगी कि हुआ कुछ यूं है कि जो ब्लड ग्रुप के एलील्स हैं उनके एक्सॉन्स में ऐसी म्यूटेशन आई है जिसने उसके अंदर फर्दर वैरायटी क्रिएट कर दी है और हमारे अंदर 3 तरह के ब्लड ग्रुप पॉसिबल हुए हैं। तो ऐसी वेरिएशन भी आती है जो कि एक एलील की कई फॉर्म्स बना देती है, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम एलीलोमॉर्फ्स का नाम देते हैं। याद होगा आप लोगों को, ये कुछ चैप्टर पहले हमने बात की थी एलीलोमॉर्फ्स। ये एलीलोमॉर्फ्स होते हैं जो असल में अगर तो सिलेक्शन की तरफ से फेवर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे अंदर एक फेवरेबल वैरायटी लेकर आ सकते हैं। तो ये तमाम टाइप्स की जेनेटिक वेरिएशन जो आपको समझ आ रही है, ये अल्टीमेटली क्या करेगी? ये अल्टीमेटली हमारे जो इसको कहते हैं कि हमारे अंदर डिफरेंट तरह की वैरायटी क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, while many mutations are harmful, many others are not, न्यूट्रल वेरिएशन का कहा जाता है। समटाइम न्यूट्रल वेरिएशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इनमें से कोई भी चीज जो है वो ऐसी रैपिड रिप्रोडक्शन, इसके बारे में कहा गया है कि प्रोकैरियोट्स में ज्यादातर इतनी फास्ट एवोल्यूशन क्यों होती है। प्रोकैरियोट्स में अगर आप माइक्रो एवोल्यूशन को कंसिडर करते हैं ना, पॉपुलेशन लेवल की एवोल्यूशन को कंसिडर करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में जो एवोल्यूशन है वो बहुत तेजी से होती है। उसकी वजह क्या है? लैक ऑफ रिपेयरिंग एबिलिटी, म्यूटेशन बहुत तेजी से आती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब आइए, कुछ अर्सा पहले मैंने आपको कहा था कि जो रिकम्बिनेशन है मियोसिस के दौरान, उससे एवोल्यूशन नहीं होती। ये बात ठीक है लेकिन इनकम्प्लीट है। दोबारा सुनिए, मैंने आपको कहा था मियोसिस के दरमियान जो रिकम्बिनेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है,
उसकी वजह से एवोल्यूशन नहीं आती। ये बात ठीक है लेकिन इनकम्प्लीट है। अगर क्रॉसिंग ओवर भी हो, मियोसिस 1 में वो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, मियोसिस 2 में भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, और कोई भी गैमीट किसी भी गैमीट से जाकर मिल जाए, तो सिर्फ उस सूरत में मियोसिस एवोल्यूशन कॉज कर सकती है। 4 बातें बताई मैंने आपको। नंबर 1 क्रॉसिंग ओवर हो, नंबर 2 जो जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम है, वो मियोसिस 1 में भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो, मियोसिस 2 में भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो। नंबर 4 जो गैमीट्स हैं वो इतने ज्यादा हों कि कोई भी गैमीट्स किसी से भी गैमीट किसी के साथ भी जाकर अटैच हो सकता हो, तो फिर पॉसिबल है कि मियोसिस के नतीजे में एवोल्यूशन कॉज होगी, वरना मियोसिस की सिर्फ क्रॉसिंग ओवर कभी एवोल्यूशन कॉज नहीं कर सकती, सिर्फ क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर के दरमियान म्यूटेशन आएगी तो वो बात किसी और तरफ जा रही है, ये भी ध्यान में रखिए। क्रॉसिंग ओवर के दरमियान म्यूटेशन बहुत बड़ा जरिया है एवोल्यूशन का। एक एग्जांपल आपको देता हूं, फिर आपके जो जहन में सवाल उभर रहे हैं उसका मैं जवाब दूंगा। क्रॉसिंग ओवर के दौरान बहुत सी म्यूटेशन आ सकती है। फॉर एग्जांपल, एक जीन रिपीट हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाती है। आपको पता है कि ये हमारे अंदर जो डिफरेंट सेंसेस हैं खुशबू सूंघने की, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि हमारे अंदर जो जीन्स हैं वो म्यूटेशन के साथ साथ डुप्लीकेट हुए हैं, जिसकी वजह से हम ये खुशबू सूंघ सकते हैं। अगली म्यूटेशन आई, डुप्लीकेट हुआ, हम ये खुशबू सूंघ सकते हैं। हमारे अंदर जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं वोलेटाइल कंपाउंड्स को, स्मेल वाले कंपाउंड्स को रिसीव करने के लिए जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं नोज के अंदर, वो चैनल क्रॉसिंग ओवर के दौरान म्यूटेशन और डुप्लीकेशन की वजह से ही बने हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो म्यूटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो है कि क्रॉसिंग ओवर में कोई म्यूटेशन ना हो, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो, तो तब जाकर एवोल्यूशन हो सकती है। अगर रैंडम फर्टिलाइजेशन हो, टोटल रैंडम असॉर्टमेंट हो, तब जाकर एवोल्यूशन किसी ना किसी हद तक कॉज हो सकती है। इसका मतलब यह है कि एवोल्यूशन को आप किसी लेवल पर भी नहीं रोक सकते, चाहे वो बहुत फास्ट हो जो म्यूटेशन है, और चाहे बहुत स्लो हो जो कि मियोटिक वेरिएशन। जी बच्चे, अब बताइए। अल्लाह खैर, चुप लग गई। सर, जो ये आपने ये डुप्लीकेशन की बात की है, ये जो आप ये डुप्लीकेशन या इन्वर्जन, ये जो भी प्रोसेस है जो क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है, ये तो गलती से बाय चांस होता है ना। तो क्रॉसिंग ओवर का कोई हिस्सा एक पोर्शन दूसरे में आ जाए, वो तो मतलब वो तो होता ही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अब जैसे हमारी ये सेंसेस में डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हर ऑर्गेनिज्म की एक ही पोर्शन, सेम ही पोर्शन, एग्जैक्ट वही डुप्लीकेट मुसलसल कैसे हो सकता है? क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बेटा। क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स ऐसे कहे जाते हैं, अब मुझे बदकिस्मती से बुक का नाम नहीं याद आ रहा, गालिबन वो यही थी या शायद डी रॉबर्टीज थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि क्रोमोसोम्स के कुछ रीजन ऐसे होते हैं विच आर, या शायद बेंजामिन थी, जो जेनेटिक्स की बुक है ना बेंजामिन वाली, शायद वो थी। क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट्स पर्टिकुलर होते हैं विच आर मोर वल्नरेबल टू डुप्लीकेशन और अनइवन क्रॉसिंग ओवर। यानी ऐसा हुआ कि क्रॉसिंग ओवर अनइवन हो गई, एक जगह से क्रॉसिंग ओवर होनी थी, वो टुकड़ा आधा रह गया, दूसरी जगह से डबल टुकड़ा क्रॉस ओवर हो गया। ठीक है, तो क्रोमोसोम के कुछ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के पर्टिकुलर रीजन, 23 के 23 के नहीं, यानी 46 के 46 नहीं, पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के पर्टिकुलर रीजन्स हैं विच आर मोर वल्नरेबल टू डुप्लीकेशन और म्यूटेशन एटसेट्रा। और मुझे अब जहां तक याद आ रहा है कि वो यही थी, बेंजामिन वाली बुक थी, कि जिसमें मैंने ये पढ़ा था कि ये जो वल्नरेबिलिटी होती है क्रोमोसोम के कुछ रीजन्स की टुवर्ड्स म्यूटेशन, इसकी वजह से ज्यादा वेरिएशन जो है वो आने के चांसेस मौजूद होते हैं। तो सर, फिर ये वल्नरेबिलिटी तो उन्हीं सेल्स में होती होगी ना जो ये सेंसेस कॉज करते हैं।
कि सब सेल्स में? नहीं, जाहिर है ये तो अगर मियोसिस के दरमियान हो रही है तो फिर तो ये सब सेल्स में होगी। सर ये एक दफा डेवलप हो जाए तो ये आगे शिफ्ट नहीं होती जाएगी, मतलब क्या हर दफा ये होगी हर इंडिविजुअल के बनने नो के नो, दौरान? ऐसा फिर तो तो नहीं ये है। शिफ्ट होके जाएगी ना। ये तो सिर्फ उस सूरत में हो सकता है। वही बात है ना कि यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जो लामार्क ने गलती की थी वो यही था ना, उसने कहा था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती थी उसकी। हालांकि वो आगे ट्रांसपोर्ट में एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात ना करता ना, तो वो डार्विन से बहुत अच्छी बात कर चुका था। लेकिन उसने ये कहा था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स में आने वाली वेरिएशन आगे ट्रांसपोर्ट होती है। इसलिए हाँ, बल्कि बड़ी अच्छी बात है आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसलिए अगर डेवलपमेंट के दौरान सिर्फ उस एक रीजन में म्यूटेशन आए और एक पर्सन की सूंघने की हिस्स ज्यादा हो जाए, तो वो जरूरी नहीं है कि उसके बच्चों में आए। देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स हो जाए डेवलपमेंट के दौरान, तो वो जरूरी नहीं है उसके बच्चों में आए। हाँ, अगर तो गैमीट्स में आई है तो फिर उसके बच्चों में जा सकती है, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म में कोई प्रॉब्लम आया फिर मुश्किल है, फिर बच्चों में नहीं जाएगी। जी, कोई और सवाल? और सर ये जो आपने म्यूटेशन की बात की थी कि एक सिंगल लोकस पे यानी कि एक जगह पे जो 2 अलील्स हैं उनमें चेंजिंग आती है, तो क्या जरूरी है कि दोनों अलील्स में ही चेंज आए? क्या जरूरी है कि दोनों एलील में ही चेंज आए? नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये जरूरी नहीं है। और ये जो चीज है उसमें आप देखें ना कि अगर एक एलील में चेंज आता है तो अल्टीमेटली वो एक ही क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है ना, दोनों होमोलॉगस पेयर में नहीं आ रहा है, एक में आ रहा है। वो जो एक में आ रहा है वो, अब क्या हुआ है कि वो वाला जो क्रोमोसोम है वो एक गैमीट में जाएगा, वो एक फॉर एग्जांपल स्पर्म में चला गया, वो एक स्पर्म एक एग से जाकर मिल रहा है। तो अब वो जो फीचर है उसकी वजह से वो क्रोमोसोम अपने साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो लीथल डुप्लीकेशन नहीं है, लिहाजा उस क्रोमोसोम का चेंज साइज हमें इतना इफेक्ट नहीं करेगा। और वो जो क्रोमोसोम का चेंज साइज है वो हमें इतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट वो कब इफेक्ट कर सकता है? अगर वो जो डुप्लीकेशन है वो लीथल हो, तो उस क्रोमोसोम का चेंज साइज आगे आने वाले इंडिविजुअल्स को क्या कर सकता है, वो डिस्टर्ब कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 21 है। समटाइम ऐसा होता है कि डाउन सिंड्रोम इस वजह से हो जाती है कि क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो किसी और क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसलोकेट हो जाता है। अब दूसरे क्रोमोसोम का साइज बढ़ गया, लेकिन वो लीथल चेंज है जिसकी वजह से, और यही आपकी बुक में यही कहा हुआ है। इस बात को मैं बिल्कुल नलिफाई, न्यूट्रल कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के जहनों में जो इस वक्त सवाल बन रहे हैं जो वो मुझे पता है कि अगर एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम बराबर नहीं है तो उनमें क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, ये आप लोगों के जहनों में सवाल बन रहा है। लेकिन इसका भी मैं आंसर करता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं न्यूट्रल करने लगा हूँ। वो इस तरह से कि अगर एक जगह जीन में डुप्लीकेशन हो रही है तो 95% चांस ये है कि वो डुप्लीकेशन लीथल होती है, डुप्लीकेशन लीथल होती है। ये बहुत कम चांस है कि वो डुप्लीकेशन लीथल नहीं होगी। और ये जो एक ही चीज में वैरायटी है, वो अगर एक ही ऑर्गन के अंदर वैरायटी है तो वो जो 5% चांस है, सिर्फ उसकी बुनियाद के ऊपर वो जो वैरायटी है वो पॉसिबल हुई है। यानी आप इसको यूं कह सकते हैं कि हमेशा डुप्लीकेशन लीथल होती है सिवाय 5% केसेस, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी सूरत में वो जो 5% केसेस हैं वो क्योंकि नेचर की तरफ से सिलेक्ट हुए हैं, लिहाजा वो सर्वाइव कर गए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कहता ना, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जी ये देखिए, डुप्लीकेशन ऑफ लार्ज क्रोमोसोम सेगमेंट्स लाइक अदर क्रोमोसोम एब्रेशन आर ऑफन हार्मफुल, बट द डुप्लीकेशन ऑफ स्मॉलर पीसेस ऑफ डीएनए मे नॉट बी। ठीक है, जीन डुप्लीकेशन दैट डू नॉट हैव सेवियर इफेक्ट्स कैन परसिस्ट ओवर जनरेशंस, allowing mutations to accumulate. The result is an expanded genome with new genes that may take on new functions. यानी ऐसा हो सकता है कि वो जीन वो जो डुप्लीकेशन है, वो जो वल्नरेबल रीजन है जिसके अंदर डुप्लीकेशन आ रही है, वो पर्टिकुलर डुप्लीकेशन जो है उसकी वजह से जीनोम एक्सपेंड कर जाए।
ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप की जीनोटाइप बहुत ज्यादा पॉसिबल हो सकती है, नए से नए एलील बनते जा रहे हैं, नए से नए जीन बनते जा रहे हैं, जीन डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो उसके फंक्शन में एनहेंसमेंट आएगी, जितने ज्यादा जीन्स होंगे उतना ही ज्यादा फंक्शंस में एनहेंसमेंट आएगी। ये वो चीज है जिसको कहा जाता है कि म्यूटेशन का बहुत ही ज्यादा रोल है किसमें, ये जो एवोल्यूशन है इसके अंदर। जी बेटा, तो समझ आइए कोई नहीं? चलिए मैं इसको समराइज करता हूँ। इसको ना सबसे आसान तरीका इस पूरे टॉपिक को समझने का ये है कि मैं इसको समराइज करता हूँ। समराइजेशन में ये है, म्यूटेशन या जेनेटिक वेरिएशन किसी भी तरह की हो, वक्ती तौर पे हार्मफुल हो, वक्ती तौर पे वो ऐसा लगे कि ये इन्वायरमेंट में फिट नहीं हो सकती, लेकिन वो चीज हमारी जजमेंट पे नहीं होगी, बल्कि वो जो एक पर्टिकुलर चीज है वो किसकी जजमेंट पे होगी, वो नेचुरल सिलेक्शन की जजमेंट पे होगी। जिस भी जरिए से वेरिएशन आई है जीन्स में, वो वेरिएशन जो है वो बेसिकली किसकी बुनियाद पर जज की जाएगी, नेचुरल सिलेक्शन की बुनियाद पर जज की जाएगी। अगर वो जो वेरिएशन है वो नेचुरल सिलेक्शन की तरफ से फेवरेबल हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रिवेल करेगी। अब चाहे वो वेरिएशन साइलेंट हो, अगर वो साइलेंट है तो वो भी अच्छा हो गया, अगर वो म्यूटेशन साइलेंट है तो भी अच्छा है, अगर उस म्यूटेशन की वजह से एक डेंजरस जीन साइलेंट हो गया वो भी अच्छा है। क्यों? हर लिहाज से नेचुरल सिलेक्शन उसको फेवर कर रही है। अगर म्यूटेशन हुई है और म्यूटेशन साइलेंट है तो हमें क्या नुकसान है भाई? हमें तो नुकसान ही कोई नहीं। और अगर म्यूटेशन हुई है और उसने एक हार्मफुल जीन को साइलेंट कर दिया है तब भी हमें नुकसान नहीं। हाँ, हमें नुकसान किस हद तक है, हम कब इन्वायरमेंट में फिट नहीं हो सकेंगे, जब कोई ऐसे जीन में कोई ऐसा प्रॉब्लम आए जो हमें नुकसान पहुंचाए, पर्टिकुलरली उस एक खास मौके पर हमें नुकसान पहुंचाए, तब वो नेचुरल सिलेक्शन या तब वो जेनेटिक वेरिएशन हमें नुकसान देगी। लेकिन एक आखिरी सेंटेंस सुन लीजिए जो इस पूरे टॉपिक का लुब्बे लुबाब है, वो ये है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किसी भी एक चीज की फेवर में नहीं होती। नेचुरल सिलेक्शन इज मेटेलिक। किसी भी टाइम पे वो किसी चीज की फेवर में है तो अगले ही लम्हे हालात पलट सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस चीज की फेवर में थी उसी के अगेंस्ट जाके दूसरी चीज की फेवर में हो जाए, जो एक छोटे से ग्रुप में म्यूटेशन आएगी, ऐसा भी हो सकता है। ये जो सारा कुछ है ये असल में वो चीज है जो समझने की है कि पॉपुलेशन के अंदर असल में ये जो आपका टॉपिक है इसमें दो चीजें बताई गई हैं। एक ये कि जेनेटिक वेरिएशन का सोर्स क्या है, दूसरा ये कि नेचर उस जेनेटिक वेरिएशन को कैसे इफेक्ट करती है। जी बेटा। सर, ये जो न्यूट्रल म्यूटेशन होती है, अगर एक स्पीशीज में न्यूट्रल म्यूटेशन हुई है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ देर बाद वो म्यूटेशन मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो जाए और वो म्यूटेशन या बेनिफिशियल हो जाए या हार्मफुल हो जाए? अगर तो वो न्यूट्रल है और जो पहले न्यूट्रल थी जी, अगर वो न्यूट्रल है और अमाइनो एसिड चेंज नहीं कर रही, जाहिर है वो न्यूट्रल किस सूरत में हो सकती है? वो न्यूट्रल सिर्फ इस सूरत में हो सकती है कि वो प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रही। अगर वो प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रही तो फिर बाद में या तो उस पूरे जीन को ही नेचर की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, जैसे स्किन कलर का जीन है, या तो उस पूरे जीन को ही नेचर की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाए, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर एक म्यूटेशन है ही न्यूट्रल, वो अमाइनो एसिड ही चेंज नहीं कर रही, फिर मेरा नहीं ख्याल के बाद में वो हार्मफुल या फेवरेबल हो सकती है, वो सेम ही रहेगी। सर, जो प्रोटीन चेंज नहीं कर रही वो तो साइलेंट म्यूटेशन हुई ना। हम न्यूट्रल म्यूटेशन को इस तरह भी तो ले सकते हैं कि वो ना उस ऑर्गेनिज्म को फायदा दे रही है ना वो नुकसान दे रही है, बस उसमें वो चेंजिंग आ गई है, न्यूट्रल है। वो तो वही बात है, वो तो रिसेसिव है, वो तो रिसेसिव हो गया ना कि ना उसको फायदा दे रही है ना उसको नुकसान दे रही है, ठीक है, वो तो रिसेसिव केस है। और वो अल्टीमेटली आगे जाकर बिल्कुल नेचर की तरफ से फेवर भी, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा नहीं था, मैंने आपको कहा था कि अगर एक जीन रिसेसिव हो जाता है, न्यूट्रल का मतलब ही रिसेसिव है ना वो नुकसान दे रहा है ना फायदा दे रहा। जो फॉल्टी प्रोटीन है वो क्या है? वो ये है कि फॉल्टी प्रोटीन बन रही है लेकिन ना वो आपको नुकसान दे रही है ना फायदा दे रही है।
अब ऐसी वेरिएशन के नतीजे में फिर क्या होगा कि करंट हालात में हो सकता है कि वो आपको नुकसान नहीं दे रही हो, आगे जाकर वो आपको नुकसान दे दे, या हो सकता है कि करंट हालात में वो आपको फायदा नहीं दे रही हो, आगे जाकर कोई ऐसा काम हो जाए जिसकी वजह से वो आपको फायदा देना शुरू कर दे। बिल्कुल पॉसिबल है। तो सर न्यूट्रल म्यूटेशन में हम किसी भी डोमिनेंट नहीं लेंगे, डोमिनेंट एलील को या डोमिनेंट चेंज को? बहुत अच्छा सवाल है कि न्यूट्रल म्यूटेशन में फिर क्या होगा। न्यूट्रल म्यूटेशन में डोमिनेंट एलील वो होगा जो करंटली पॉपुलेशन में प्रिवेल कर रहा है, जो करंटली पॉपुलेशन में प्रिवेल कर रहा है वो डोमिनेंट काउंट होगा, इल्ला ये कि कोई और ऐसा जीन उस पॉपुलेशन में आ जाए जो उससे ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी जीन को, अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर दे। इसकी एक सिंपल मिसाल देता हूँ। मटर के दाने मेंडल के केस में, जो मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, दो तरह के थे, ग्रीन और येलो। ग्रीन और येलो नेचर की तरफ से सिलेक्ट हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, मेंडल के उसमें तो ये बात नहीं हुई थी ना। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में तो ये बात नहीं है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ ये बात है कि डोमिनेंट मास्क द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव। जो येलो है वो ग्रीन का इफेक्ट मास्क कर देता है। ये है मेंडल के केस में बात। अब आइए मेंडल वाले केस में होता क्या है। होता ये है कि एक जीन होता है, वो जब, अगर वो जीन अपनी नॉर्मल हालत में है तो वो जीन स्टार्च को तोड़ देता है। स्टार्च को तोड़ देने की वजह से जो पी का कलर होता है मटर का, वो येलो हो जाता है। लेकिन अगर वो जीन अपनी प्रोडक्ट नहीं बना रहा या वो सही प्रोडक्ट नहीं बना रहा तो वो स्टार्च को तोड़ नहीं सकता, और उसकी वजह से कलर क्या हो जाता है, मटर के दाने का ग्रीन कलर हो जाता है। इस वक्त करंटली हमारी पॉपुलेशन में, अब यहां पर आप कहेंगे कि यहां पर जो सिलेक्शन है उसमें ह्यूमन भी शामिल है, मटर की सिलेक्शन में ह्यूमन भी शामिल है। अगर आप ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन को नेचुरल सिलेक्शन का एक फैक्टर कंसिडर कर लेते हैं, तो इस वक्त हमारी पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट एलील है किसका, पी प्लांट की पॉपुलेशन का जो डोमिनेंट एलील है वो ग्रीन है या वो रिसेसिव है। इल्ला ये कि कोई बाहर से और स्पीशीज आती है और उसका जो एलील है वो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है, तब वो डोमिनेंट काउंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उसने ग्रीन के इफेक्ट को मास्क कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसेसिव तब तक डोमिनेंट रहेगा जब तक वो पॉपुलेशन में प्रिवेल करेगा। डोमिनेंट और रिसेसिव 100% डिसाइडेड नहीं होते कि ये ब्लैक एंड व्हाइट पेपर वर्क है कि जी लिख दिया और साइन कर दिया तो यही होगा, नहीं। कुछ भी, कोई भी ऐसी म्यूटेशन आ सकती है जिसकी वजह से एक जीन दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर सकता है। जी बेटा। हाँ जी, अब तो लगता है वाकई चुप लग गया। जी समीना। ये सर मतलब ये करंट टाइम पे होता है कि मतलब करंट टाइम में कौन सा डोमिनेट है, जैसे ही कोई चेंज होती है फिर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप बोलिए, फिर मैं आपकी बात कंप्लीट करता हूँ। जी सर, जैसे ही कोई चेंज आता है कोई और उस पे आके डोमिनेट हो जाता है तो फिर वो चेंज हो जाता है, मतलब उसका इफेक्ट। अल्टीमेट यही है, इस पूरे टॉपिक में आपको अल्टीमेटली बात यही बताई जा रही है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो करंट हालात की बुनियाद पर है। अगर हालात चेंज हो जाते हैं और आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो पहले सिलेक्शन की तरफ से फेवर हुई थी, हो सकता है, इसमें कोई नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जी जो चीज है वो है, अब इसके बाद उसका जो है वो कोई ऐसा वो सिलेक्ट हो गई है बस अब खत्म, नाउ दिस इज डिसाइडेड, नो। हालात चेंज हुए वो भी चेंज हो जाए। समटाइम ऐसे हो सकता है कि कुछ प्लांट के सीड्स। जी समीना आप कीजिए, फिर मैं एग्जांपल की तरफ आता हूँ वापस। सवाल बात कीजिए आप। सर मतलब एक म्यूटेशन है वो एक टाइम पे लीथल है, तो मतलब दूसरे टाइम पे वो बेनिफिशियल हो सकती है? जी ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे टाइम पे बेनिफिशियल हो जाए। इसमें आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो बड़ा ही एनॉय फील करता है, उसको ज्यादा टाइप्स की स्मेल आती है या ज्यादा टाइप की आवाज आती है, ज्यादा टाइप की स्मेल आती है, ठीक है। वो एनॉय फील करता है अपने एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे, लेकिन किसी ना किसी जगह पे जाके उसको उस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का फायदा हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा है कि हालात चेंज होने पे कोई भी ऐसी चीज जो
अनोइंग हो या वो अनफेवरेबल। देखिए एक चीज होती है लिथैलिटी, तो ये होती है कि वो डेथ की तरफ लेकर जा रही है, वो और बात है। लेकिन एक चीज है जो अनोइंग है या जो एक बिल्कुल ही बिला वजह की म्यूटेशन आ गई है, ऐसा हो सकता है कि अल्टीमेटली वो फायदेमंद हो जाए। क्योंकि लिथैलिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द वन दैट कॉजेज डेथ। तो वो तो उस एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, हाँ ऐसा हो सकता है कि म्यूटेशन आने के साथ ही हालात चेंज हो जाए, फिर हो सकता है कि वो लीथल म्यूटेशन भी फायदा दे जाए, ठीक है। लेकिन अगर वो लीथल म्यूटेशन है तो फिर वो हो सकता है डेथ कॉज कर दे। लेकिन अगर वो ऐसी म्यूटेशन है जो चेंज ला रही है और वो चेंज जो है वो फिलहाल फायदा नहीं दे रहा, वो किसी और हालात में फायदा दे सकता है, तो हो सकता है कि एक बेफायदा चीज आगे जाके फायदा दे दे। अब यहां से मुख्तसरन एक अपना जो है वो माइंड बना लीजिए कि वो जो हम एक बहुत नैरो किस्म की एक सीधी लाइन पर सोचते हैं वो काम नहीं। नेचुरल सिलेक्शन 2+2 4 है भाई। एक चीज फेवरेबल है, म्यूटेशन लाते हो सिलेक्ट हो जाएगी, नहीं लाते हो नहीं सिलेक्ट होगी। किसी भी जरिए से म्यूटेशन लाओ, तुम डुप्लीकेशन कर लो, तुम जीन की ट्रांसलोकेशन कर लो, एक क्रोमोसोम का टुकड़ा दूसरे क्रोमोसोम पे लगा दो, एक क्रोमोसोम का टुकड़ा कट गया वापस नहीं आया, एक क्रोमोसोम का टुकड़ा दूसरे पे लगा दो। तीसरा क्रोमोसोम एब्रेशन हमने कहा था कि उसमें एडिशन, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ये सारा कुछ होता है। तो टुकड़ा काट दो, एक जगह से दूसरी जगह लगा दो, गायब कर दो, तुम जीन को डुप्लीकेट कर दो, तुम जीन के अंदर कोई पॉइंट म्यूटेशन ले आओ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ले आओ। अगर उस टाइम पर नेचर तुम्हारी फेवर में है तो ये 2+2 4 है। लेकिन इसको वाइड एंगल पे देखेंगे। वाइड एंगल क्या है? पहले बहुत हो सकता है अभी भी क्लास में बहुत से बच्चों की अप्रोच हो जो मेरे कहने पे चेंज हुई हो, कि हम क्या कहते थे कि जो नेचुरल सिलेक्शन ने डिसाइड कर दिया, अब ये फेवरेबल है। नहीं, अब आपका जो व्यू है वो वाइड होना चाहिए। पैनोरामिक व्यू में इसको देखें कि एक तरफ फेवरेबल, दूसरी तरफ अनफेवरेबल, ठीक है। ये अल्लाह अकबर। तो इसलिए जो है वो सर आपकी जी बोलिए। आपकी लास्ट बात की समझ नहीं आई। सर ये आप कहना चाह रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन भी टाइम के साथ चेंज हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लाइमेट अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, सिलेक्शन टाइम के साथ चेंज हो रही है, टाइप्स ऑफ प्रेडेटर टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, इन्वायरमेंट की वजह से ऑर्गेनिजम्स किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो फिर सिलेक्शन चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत दूर की एग्जाम्पल पे नहीं आते, यानी आपकी जो बात है उसका जवाब भी है इसमें, जो आपने आखिरी बात कही है। लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा परिंदे हुआ करते थे, अब आपको सिर्फ 2 या 3 टाइप के परिंदे नजर आते हैं, कौवा, चील और चिड़िया। ज्यादा से ज्यादा बहुत भी हो गया तो 2 और टाइप्स आपको नजर आ जाएंगी। पहले बहुत प्यारे परिंदे होते थे। इसमें सिलेक्शन प्रेशर किसके ऊपर चेंज हुआ? पौधों के ऊपर। हम पे चेंज हुआ नहीं हुआ, दैट इज अनदर थिंग। पौधों के ऊपर सिलेक्शन प्रेशर चेंज हो गया। और दूसरी तरह के, अब हमने सिलेक्शन प्रेशर हमने कैसे चेंज किया? अगर हमने बहुत ज्यादा जो है वो, जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट हुआ है कौवों की पॉपुलेशन में, तो वो जो गोश्त ऐसे घुमा के उसके बाद घुमा के ऐसे फेंक नहीं देते बहुत से लोग, वो जो सदके का गोश्त होता है, अब ये चीज जो है ये कौवों और चीलों को बड़ी पसंद है। अब आप जितना ज्यादा परफॉर्म करेंगे उतना ही ज्यादा वो उस इलाके में आएंगे। अब वो सिलेक्शन प्रेशर आपने चेंज किया है, जिसकी वजह से उन ऑर्गेनिजम्स के लिए सिलेक्शन प्रेशर कैसे चेंज हो गया? प्रेडेटर्स की तादाद बढ़ गई। तो प्रेडिटर्स जो हैं वो एक सिलेक्शन प्रेशर था, वो सिलेक्शन प्रेशर चेंज हो गया। नंबर 2, वो परिंदे वहां से चले गए। अब उन परिंदों का जाना सिलेक्शन प्रेशर चेंज होने का बायस बन गया, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ओवरऑल सिलेक्शन प्रेशर चेंज हुआ है, और सिलेक्शन प्रेशर 100% चेंज हो सकता है। ये आपका पैनोरामिक व्यू, डायनामिक व्यू होना चाहिए। सिर्फ इस तरह नहीं देखना चाहिए कि ये एक लकीर है इसके ऊपर चलना है। नो, 2+2 4 वाली बात सिर्फ वो है, एक पूरी लकीर सिर्फ इतनी है कि जो सिलेक्शन है वो किसी भी चीज को फेवर कर सकती है। आप जिस तरह भी ले आए, किसी भी वक्त में कोई भी सिलेक्शन प्रेशर हो सकता है, और वो कोई भी चीज किसी भी चीज को प्रेफर कर सकता है।
इस एंगल से आप सोचेंगे तो आपका एक व्यू एकदम वाइड हो जाएगा एवोल्यूशन को देखने के लिहाज से। आप ये नहीं देखेंगे कि जो सिलेक्शन है वो हर चीज को फाइनल तरफ लेकर जाती है। एवोल्यूशन कभी भी, एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन कभी भी किसी चीज को फाइनल तरफ लेकर नहीं जाती। कोई भी चीज सिलेक्शन के जरिए फाइनल नहीं हुआ करती। ये जो अभी सुमेरा ने बात की है कि सिलेक्शन चेंज होती रहती है, कोई भी चीज सिलेक्शन के जरिए, एवोल्यूशन के जरिए फाइनल नहीं होती, वो करंट हालात के मुताबिक ढल जाती है। हाँ, जितनी ज्यादा अडेप्टेशन होंगी उतना ही ज्यादा लंबा प्रिवेल करने की सलाहियत होगी, जैसे ह्यूमन। अब ह्यूमन के लिए जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उसमें सबसे ज्यादा फेवरेबल जो है वो ब्रेन की डेवलपमेंट है। ब्रेन की डेवलपमेंट में ह्यूमन से कुछ चीजें छीन ली जाए, ह्यूमन पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। ठीक है, तो जो सिलेक्शन है वो किसी भी चीज को फाइनल तरफ नहीं लेकर जाती। कभी ऐसा हो सकता है कि सिलेक्शन के नतीजे में एक कैरेक्टर फेवर हो जाए, कभी ऐसा हो सकता है वही खत्म कर दिया जाए। तो फाइनलाइजेशन, एवोल्यूशन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिलेक्शन विल लीड टू फाइनलाइजेशन, सिलेक्शन विल लीड टू परफेक्शन। नो, सिलेक्शन कभी परफेक्शन नहीं करेगी, वो उस करंट हालात में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर लेगी, बस। दिस इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी सर, ब्रेन की डेवलपमेंट को आप इस तरह से ले रहे हैं कि अगर जैसे अब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो अगर इंसान वो मतलब हम जो आर्टिफिशियल एडेप्टेशंस करते हैं, लाइक अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एसी पंखे वगैरह, तो इस लिहाज से हम सरवाइव कर जाते हैं, और अगर हम ये ना करते तो जाहिर सी बात है नेचर हमें सिलेक्ट ही ना करती। डेफिनेटली, आपने मेरी बात ही पूरी कर दी। वो जो एक हमारे आइडियाज हैं वो बेसिकली एक ऐसी चीज है कि जिसमें हम सिलेक्शन को स्लो डाउन कर चुके हैं। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव दिस स्टेटमेंट कि हम सिलेक्शन को स्लो डाउन कर चुके हैं? ह्यूमन के लिए जो सिलेक्शन है उसको हमने चैलेंज किया है ड्यू टू दिस। वरना आप देखते कि अगर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज ना होती तो क्या होता, तो फिर ह्यूमन प्योरली उसी रूल पर होता। इसको मैं यूं कहता हूं कि वो छील दिया जाता है इस जमीन के ऊपर से कि जिसके अंदर वो सलाहियत नहीं होती कि वो उस वक्त उन चीजों से लड़ने की सलाहियत रखे। तो हमने अपने ऊपर होने वाली सिलेक्शन को चैलेंज कर दिया हुआ और बहुत कामयाबी से किया हुआ। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि सिलेक्शन में हमारे ऊपर सिलेक्शन प्रेशर में, आप कह लीजिए कि ह्यूमन के टीथ सेट, उसके ऊपर सिलेक्शन प्रेशर उस तरह का नहीं है, तो वो चेंज हो रहा है। आखिरी जो दाढ़ें हैं वो खत्म होना शुरू हो गई पिछले 100 सालों में। बच्चों के अंदर जो है वो आखिरी 2 दाढ़ें जो होती हैं, इनको अक्ल दाढ़ कहते हैं, वो रिड्यूस होना शुरू हो गई। क्यों? हमारी फूड सिलेक्शन चेंज हो गई। तो इस तरह से भी सिलेक्शन प्रेशर हम ऑल्टर कर रहे हैं। तो ह्यूमन का जो ब्रेन है उसकी वजह से हमने सिलेक्शन को भी चैलेंज कर दिया हुआ है। सर, ये जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, कॉग्निटिव स्किल्स क्या इसलिए डेवलप ज़्यादा होती हैं कि ब्रेन के साइज के साथ साथ, कि ब्रेन का साइज अगर बड़ा होगा तो वो इंसान इंटेलेक्चुअली ज़्यादा स्ट्रोंग होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। ब्रेन साइज बड़ा होना नहीं है। एक और चीज होती है जिसको आप कहते हैं न्यूरोनल प्लास्टिसिटी। न्यूरोनल प्लास्टिसिटी होता है कि न्यूरॉन्स के दरमियान में लिंक कितनी तेजी से बन रहे हैं। जितने अच्छे तरीके से न्यूरॉन्स के दरमियान में साइनेप्सेस बनेंगे उतना ही ज्यादा किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी आएगी। ठीक है, ये जो साइनेप्स है ये बहुत बड़ा सोर्स। एक मिनट रुकिएगा बेटा, सिग्नल ड्रॉप हो गए। ओहो, trying to reconnect. ला ला। हाँ जी, हमारी जो है वो डिस्कशन चल रही थी। शुक्र है कि मेरे सामने ही थी स्क्रीन। मैं ये कह रहा था कि जो हेलो
शुक्र है स्क्रीन मेरे सामने ही थी। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि ब्रेन के साइज के ऊपर नहीं है, या आप यूं कह लीजिए, इसको एक और अंदाज में कह लीजिए कि ना स्कल साइज के ऊपर है ना ब्रेन साइज के ऊपर है। ब्रेन साइज कॉम्पैक्ट हुआ है इन लास्ट फ्यू, यू कैन से दैट ह्यूमन की पॉपुलेशन की हिस्ट्री में ब्रेन साइज जो है कॉम्पैक्ट हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा रिड्यूस हुआ है, ये जरूरी नहीं है, कॉम्पैक्ट हुआ है, यानी कि उसके अंदर जो है डेंसिटी उसकी ज्यादा हुई है। डेंसिटी क्यों ज्यादा हुई है? क्योंकि उसके अंदर न्यूरॉन्स की बढ़ने की सलाहियत और साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, न्यूरोनल प्लास्टिसिटी की जो अहलियत है, उसकी वजह से जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं और ह्यूमन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है। जी बेटा।